नमस्कार मित्रों। आज मंडप आर्ट्स और सांस्कृतिक कला केंद्र के मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी, जो आज अपनी बात रखेंगे समकालीन समाज और भारतीयता की तलाश, इस विषय पर। तो सीधे मुखातिब होते हैं प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी से। सभी साथियों को नमस्कार। परसों मेरे अत्यंत प्रिय छात्र विपुल का फोन आया कि आपको सांस्कृतिक मंडप के लिए आधे घंटे की बातचीत करनी है। मंडप मुख्यतः रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने वाले युवाओं का समूह है। उसका कहना था कि साहित्य और रंगमंच पर अनेक लोगों ने बातें रखी हैं। हम चाहते हैं कि सामाजिक संदर्भों के प्रश्नों पर संवाद हो। सामाजिक प्रश्न मेरी नज़र में अकेले समाज भर के प्रश्न नहीं होते, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं के दंश, भारतीय सामाजिक संरचनाओं को, समाज में घट रही घटनाओं, स्थितियों को, उसके परिवेश को बदल रही हमारी मूल्य दृष्टि का भी अवगाहन करते हैं। सामाजिक परिवर्तनों के दंश और उनकी तेज नोक साहित्य, राजनीति, सत्ता और हमारे मानवीय मूल्यों में आ रही गिरावट को भी नज़रअंदाज नहीं करती, जिससे हमारी समूची सामाजिक संरचना बेहद प्रभावित हो रही है और समाज के एक लंबे अरसे से काम कर रही परिवार प्रणाली, जीवन प्रणाली और उसमें निहित सामाजिक मूल्य ध्वस्त ध्वस्त और धाएं धाएं हो रहे। मित्रों, चिंतनीय पहलू यह है कि जिस युवा पीढ़ी से सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की उम्मीद करने की हम ख्वाहिश रखते हैं, वह समूची क्रांतिकारिता और नाराजगी के बावजूद सामाजिक संदर्भों के प्रश्नों को ठीक ठीक समझने के लिए लगता है तैयार नहीं है। जो हो रहा है उसे वह बहुत हल्के से ले रही है। उसने इस तरह के घटनाक्रमों को अपनी अनिवार्य नियत भी मान लिया है, जबकि वह इन्हें जब चाह ले तभी संघर्ष से विराम लगा सकती है। साथियों, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और हमारे समाज में इतनी परिवर्तनशीलता है और यह परिवर्तनशीलता बहुत सारे आयामों को छूती है और बहुत सारे प्रश्नों का निपटारा भी कर सकती है। समाज के कारखाने से निकले ये प्रश्न हवा हवाई नहीं है। सवाल यह भी है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे। ऐसे लोग जो चुनौती देते हैं उन्हीं को हास्यास्पद बना दिया जाता है। सामाजिक समरसता के अनेक क्षेत्रों को धर्म, मजहब, धार्मिक अंधत्व के इलाकों में फेंक दिया जाता है। हमारे समाज के सौहार्द, सहिष्णुता, भाईचारे, सद्भाव और एकता को नफरत से छीन दिया गया है। एक बेहद दुखद पहलू यह है कि हमारी सांस्कृतिक गौरव संपदाएं निरंतर लहूलुहान हो रही हैं। मुझे बार बार यह भी महसूस होता है कि हमारी भारतीयता या भारतीय अस्मिता के तार भी छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ये सभी बातें हंसी ठट्ठा नहीं है। हमारी राष्ट्रीय पहचान और अत्यंत संपन्न समृद्ध संस्कृति का अनवरत क्षरण हो रहा है, जिसे हमारे सभी साथी जान पहचान रहे हैं। एक बात यहाँ कह देना यह जरूरी है कि जब हम अस्मिता की बात करते हैं या भारतीयता की बात करते हैं
तो उसके अनेकों सेट्स हमारे सामने हैं। केवल एक सेट नहीं है, उसके अनेक सेट है। मित्रों, जाहिर है कि भारतीय संस्कृति और समाज, सभ्यता और मानवीय मूल्यों, जीवन धाराओं का विकास किसी एक दिन, एक वर्ष की घटना नहीं है, जैसा कि हास्य में कुछ लोग समझ रहे हैं। एक लंबा विकास खंड है हमारे साथ। हमारी जिज्ञासा की यह यात्रा कई तरह के सवालों से जूझते हुए पाषाण काल, कृषि काल और आधुनिक काल तक आई है। सिंधु घाटी की सभ्यता, आर्य सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन संस्कृति मूल्यों और कालांतर में इस महादेश में आए तमाम लोगों की जीवन धाराओं का योग इसमें शामिल है। भारतीयता कोई हिंदू अस्मिता नहीं है, जैसा कि आजकल प्रचार हो रहा है। इसमें न जाने कितने प्रकार के लोग आए, गाहे बगाहे उनकी सभ्यता और अन्य चीज़ें आती रही हैं। इन सब का समन्वय हुआ है। मैं मानता हूँ कि मोटा मोटी विगत 60-70 वर्षों में हम बदलाव की तमाम विकृतियों का सामना कर रहे हैं। हमारी विराट और उदार सांस्कृतिक परंपराएं और पहचान धीरे धीरे क्षरण का शिकार हुई हैं। इधर 16-17 वर्षों में तो हमारी संस्कृति की पहचान को नफरत और क्षुद्रताओं से पाट दिया गया है। एक बड़े विशाल पैमाने पर आदमी आदमी के बीच जहर बोया जाता रहा है। एक तरह का दिखावा राष्ट्र भक्ति के नाम पर छितरा दिया गया है। राष्ट्र के निर्माण और विकास का कोई ठेका नहीं ले सकता। हर आदमी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। उसमें आदिवासी, दलित समाज, स्त्रियां और प्रायः हर वर्ग के लोग साथ साथ रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में सभी ने सक्रिय भूमिका निभाई है। राहत इंदौरी ने सच ही कहा है कि यह हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, बल्कि हम सभी का है। इसमें हमारा खून पसीना सभी का शामिल है। समाज को जानना, अपनी परंपराओं को पहचानना, अपनी वास्तविकताओं को खोजना इतना आसान नहीं होता। जिसे कहा जाता है आत्मनम विद, अर्थात अपने आप को जाने। चिंता का विषय यह है कि हमने अपने आप को जानना छोड़ दिया है। हम दूसरों को ठीक करने में लगे हैं, अपने को ठीक नहीं कर रहे हैं। इसी से यह भी धुन निकलती है, पहले तो अपने आप को जानो। नहीं जानोगे तो देश, समाज, दुनिया, साहित्य, संस्कृति, अन्य कलाओं और रंगमंच को भी ठीक से नहीं जाना जा सकेगा। अपने आप को जानने की यह प्रक्रिया हमें बहुत सारी वास्तविकताओं और प्रश्नों से रूबरू करती और जोड़ती है। यह रूबरू करना या जोड़ना कोई सामान्य काम नहीं है। इसके लिए हमें कठिन संघर्ष करने पड़ते हैं। जाहिर है कि भारतीय अस्मिता के अन्वेषण को हम आंख मूंद कर नहीं जान सकते। हमारी आंखें भी खुली हों और हमारा विजन भी। विजन मित्रों बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हमारा विजन खुला है, हमारी दृष्टि साफ है और हम किसके लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे सामने लक्ष्य उजागर होंगे। रंगमंच का उदाहरण लूं तो रंगमंच इसलिए किया जाता है कि समाज में तब्दीली हो, उसमें परिवर्तन घटित हो। बिना कुछ सोचे समझे और बिना नज़रिए के आप समाज को या राष्ट्र को परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए हमारी तमाम खिड़कियां खुली हुई हों, जिससे समूचे संसार की तमाम हवाएं और उनके झोंके भी आ सकें। लेकिन इतना भी तय होना चाहिए कि हम इन झोंकों में बह न जाएं, बल्कि अपने आप को पहचानें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक बेहतरीन विजन हो। हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमारे देश के निर्माण में और उसको बाधित करने वाले, उसे छेंकने वाले अमीर तत्व हैं, जिसमें उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, छुआछूत
और आधुनिकता उत्तर आधुनिकता भर के नहीं, बल्कि वैश्वीकरण के तमाम रूप और कार्यवाहियां जुड़ी हुई हैं आपस में, जिन्हें आज के दौर में लगभग भुला दिया गया है। केवल हम बाजार से संचालित नहीं हो रहे हैं। उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, ये तमाम जो बहुत लंबे अरसे से प्रश्न उठते रहे हैं, ये आज भी शामिल हैं और अपनी ठोस कार्यवाहियां कर रही हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो बिना दिखाई देते हुए भी हमारे खून में, हमारे जहन में शामिल हो गए। आधुनिकता और संरचनावाद में विकास के भी कुछ सार्थक रूप हैं, मात्र निषेध की नहीं। यह बात हमें जानना चाहिए, उसकी सीमाओं का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ध्यान देने की बात है कि लोग या शक्तियाँ हमारे यहाँ आती हैं, वे हमारे बने बनाए जमे जमाए अनेक रूपों को स्थगित कर अपने मनमाने तरीके और ढंग फैलाती हैं। अस्मिता की पहचान और अन्वेषण में हमारे देश के अनेक लोगों का योगदान है। पुराने समय से नए समय तक विभिन्न संस्कारों सरोकारों में जीने वाले मानस का भी। प्राचीन समय का उल्लेख न करके कुछ इधर के लोगों के योगदान का जिक्र जरूरी है। उसमें राजा राम मोहन राय, श्री अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खां, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी इत्यादि लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के निर्माण और भारतीयता की पहचान के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत कठिन संघर्ष किए हैं। यह केवल मुंह पटकने से संभव नहीं होता। इनके काम देखिए और इनके संघर्ष देखिए, और इन्होंने हमारे समाज के बृहत्तर संदर्भों को किस सीमा तक स्पर्श किया है, यह भी हमें देखना चाहिए। जो भी समाज या सत्ता जनता की आवाज़, उम्मीदों, ताकत और उसकी अजय जिजीविषा और निर्माण क्षमता को अनदेखा और नज़रअंदाज करता है, वह अपने लिए गड्ढा ही खोदता है। जवाहरलाल नेहरू ने सच ही लिखा था, कुछ लोगों के लिए जनता अमूर्त है, लेकिन मेरे लिए वह बड़ी वास्तविकता और हाड़ मांस की ठोस जीती जागती चीज है। बहुत से लोग कहते हैं कि जनता ये कर देगी, वो कर देगी। हम जानते हैं कि उसकी भी सीमाएं हैं। ये नेहरू ने हिंदुस्तान की कहानी में लिखा था। यह सही है कि जनता की सीमाएं हैं, लेकिन इसी से भारतीयता की सामाजिक निर्माण क्षमता की तरफ बढ़ा जा सकता है। भारत को आज़ादी दिलाने में इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीयता की खोज कोई एक दिन का मामला नहीं है, जिसे आज के दौर में भुलाने की कोशिश हो रही है और उसके प्रति एक निषेध का भाव पैदा किया जा रहा है। हमारे महान पुरुषों की अवज्ञा की जा रही है। ये बहुत चिरंतन प्रश्न है हमारे सामने, जो हम युवाओं को और बड़े सभी लोगों को समझने की जरूरत है। इस दौर को देखकर काफी निराशा होती है। जहां देखा जाए वहां अपना गौरवगान छतराया हुआ है। हमारी विचारशीलता में झोल है। भारतीयता की खोज और विकास में पूर्व पश्चिम का ही नहीं, प्राचीनता और आधुनिकता का भी तनाव और द्वंद्व होना चाहिए। हम प्राचीन और वर्तमान की तलाश भी निरंतर करते रहें। जाहिर है कि हमारा दिल उदार और संभावनाशील भी होना चाहिए। समाज का निर्माण और विकास लगातार होता रहता है, वह कहीं ठहरता नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है और अपना विकास करता है, उसी तरह समाज का भी विकास निरंतर होता है। यह भी सच है कि समाज का विकास एक तरह से नहीं होता और न हो सकता। उसके निर्माण और विकास की अनंत धाराएं हैं। हमारे समाज में वर्ग, श्रेणियां और पारिवारिक रिश्ते नए नए रूपों में प्रकट होते रहते हैं। समाज में अच्छाई बुराई के बेहतर संघर्ष हैं। वहाँ कभी अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं भी पनपती हैं।
यही नहीं, वहाँ हमारे यहाँ मूल्यगत टकराव भी होते हैं। संभवतः इसीलिए कभी कभी स्पष्ट निर्णय न होने की वजह से एक अवसरवादी रवैये का छंद भी सामने आता है। समाज में बहिष्कार की जो पद्धति हुआ करती थी वह अब काफ़ी शिथिल पड़ गई है। आर्थिक संपन्नता उसकी चूलें हिला देती है या ध्वस्त कर देती है, अथवा ताकत के सामने सभी कायदे से झुक जाते हैं। इसे राजनीति और सत्ता के गलियारों में स्पष्टता से देखा समझा जा सकता है। दुखद है कि हमारे समाज का विकास केवल उदात्त रूपों में नहीं हो पाया। इसलिए समाज में एक दुविधाग्रस्त मनोविज्ञान अभी भी काम कर रहा है। भारतीय समाज हमेशा बहुलता केंद्रित समाज रहा है। उसी तरह से कभी भी एकांगी दृश्य नहीं देखना चाहिए। हमारे भारतीय समाज की बहुलता सबसे बड़ी थाती है। इधर एक उल्लेखनीय परिवर्तन यह हुआ है कि हम बहुआयामी दृष्टि से सत्ता के नज़रिए से एकदम हट गए। इसके लिए जिम्मेदार है हमारी हिंदुत्ववादी संकीर्ण मानसिकता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हमारे भारत जैसे बृहत्तर देश में अनेक छोटे देश समाये हुए हैं। उनका भूगोल है, इतिहास है, भाषा है, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, समाज है की संरचना है और संस्कृत तो है ही। वह एक अखिल भारतीय दृष्टि भी है। यह कोई सतही मामला नहीं है मित्रों। इसकी अनंत धाराएं हमें अनंत जगहों तक ले जाती हैं और दुनिया के कोने कोने से जोड़ती हैं। भारतीय जनता ने और उसके मान्य मूल्यों में जिस समाज की परिकल्पना की है उसमें स्वाभिमान, अस्मिता और निरंतर नए समाज के निर्माण की योजनाएं हैं। भारत ने कभी भी एकांगी जीवन दृष्टि के लिए काम नहीं किया। सोचने की जरूरत है कि सामाजिक वास्तविकताओं को हमने व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा है। साहित्य का इतिहास, समाज का इतिहास और इनका समाजशास्त्र भी होता है। समाज बहुत बड़ी वास्तविकता है जिसको इधर हमने देखना छोड़ दिया है या उस तक हमारी नज़र नहीं जाती है। समाज एक बृहत्तर इकाई है जिससे शास्त्र संचालित होते हैं, रंगमंच संचालित होता है, साहित्य और इतिहास संचालित होता है, अर्थशास्त्र संचालित होता है, कानून संचालित होता है। कौन है जो समाज से संचालित नहीं होता है? उसी तरह से विकास का भी समाजशास्त्र होता है। समाज ही मित्रों वह प्राथमिक चीज है जिसके इर्द गिर्द हर चीज का विकास संभव होता है। इधर राजनीति ने सबको अपने आगोश में ले लिया है। यह भी हमारी एकांगिता की ओर ही इंगित करता है। जाहिर है कि विकास का भी अपना एक सामाजिक अनुष्ठान होता है। अब स्थिति ये आ गई है कि इसके भीतर भ्रष्टाचार और अमानवीयता की विकराल गर्जना है। मूल्यों की हत्या का रोंगटे खड़ा कर देने वाला अभूतपूर्व संसार है। सामाजिक विकास के नाम पर जो हो रहा है उससे हम बार बार दहल रहे हैं। आज़ादी और गणतंत्र भी उसकी भेंट चढ़ गए। जंगल कट गए, पानी खत्म हो रहा है और ओजोन परत छलनी हो रही है। नदियां, पहाड़, समुद्र और हमारे प्राकृतिक संसाधन आठ आंसू रो रहे। षड्यंत्र का हाहाकार चारों ओर मचा है। आदमी की समूची मानवीय संवेदनाएं भुतरी हो गई हैं। आदमी नहीं रह गया, वह एक मशीन में ढाला जा रहा है। स्वार्थ का खेल किसी को भी अंधा बनाने पर तुला है। यदि यही सामाजिक विकास है तो क्या कुछ बच पाएगा? फिर विनाश क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हम गढ़ें? मनुष्य की अस्मिता, संवेदना का व्यापक पैमाने पर क्षरण हमें एक राक्षसी रूप में बदल चुका है। सचमुच हम बेहद क्रूर और कठिन समय में हैं। समाज, संस्थान और हमारे मूल्यों, नैतिकताओं का इतना पतन हुआ है कि हम विकास के चरणों के बारे में आखिर क्या कहें, किससे कहें और उसे कौन सुनने वाला है,
ऐसे संवेदनशील कान हमारे पास कहाँ हैं। तो मित्रों, मैं ये भी कहूँगा कि हमारी नज़र कुछ चीज़ों तक केंद्रित हो गई है। हमारी संवेदना का व्यापक क्षरण हुआ है। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद, जाति जाति के बीच भेद, धर्म धर्म के बीच भेद, तो जो हमारी बहुत बड़ी बहुलता थी, हमारे समाज का जो सबसे बड़ा गुण था और जिससे हम राष्ट्र के रूप में व्याख्यात होते थे, उसका क्रमशः क्षरण हुआ है और हो रहा है। ये हमारी चिंता का विषय है। तो एक बात यह भी है मित्रों कि हमारे सामने जो विकास की अवस्थाएं हैं, उन विकास की अवस्थाओं में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घट रहा है, यदि युवा पीढ़ी नहीं सोचेगी, हमारे लोग नहीं सोचेंगे, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन इसी तरह का एक आंदोलन था। उसी तरह से मैं याद दिलाऊं कि मध्य युग में भक्ति आंदोलन हुआ था। भक्ति के आधार पर हमने सामाजिक जो विषमताएं थी उनको मिटाने की कोशिश की। उसी तरह से स्वाधीनता आंदोलन में सारे लोग, चाहे वो आदिवासी समाज का रहा हो, दलित समाज का रहा हो या बड़े वर्ग का रहा हो, इन सब ने मिलकर हिस्सेदारी अदा की है। कितने लोगों ने फांसी के फंदे में झूल गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग पीटे गए। इसमें किसी एक की भूमिका नहीं है। हमारे यहाँ दोनों प्रकार की धाराएं थीं, गर्म धारा भी थी और नरम धारा भी थी। लेकिन मित्रों, एक बात का बेहद दुख है कि महात्मा गांधी ने जिस सत्य के द्वारा, जिस अहिंसा के द्वारा आज़ादी दिलाने के लिए नायकत्व की भूमिका निर्वाह किया, उसे धीरे धीरे भुला दिया गया है। अब मैं एक कवित्री की कविता से अपनी बात समाप्त करूंगा, जिसमें उसने हमारी संवेदना का जो क्षरण हो रहा है। हम तो मित्रों ऐसे लोग रहे हैं जो पेड़ पौधों, प्रकृति, नदी, पहाड़, इन सबको अपना मानते रहे हैं। इनके लिए हमने काम किया है। केवल औद्योगिक विकास से हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे कलाकार हैं, इन सब की अवहेलना से क्या हम समाज को या राष्ट्र को विकसित कर पाएंगे। तो जसिंता की एक कविता है, उसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। उसमें एक लड़की कहती है अपनी माँ से कि महुए के पेड़ को हिलाकर उसके सभी डोंगे एक साथ ले लो। माँ का उत्तर यथार्थ का उद्घाटन करता है। कविता का शीर्षक है, क्यों महुआ तोड़े नहीं जा सकते पेड़ से। कविता है, माँ तुम सारी रात क्यों महुए के गिरने का इंतजार करती हो। माँ तुम सारी रात क्यों महुए के गिरने का इंतजार करती हो, क्यों नहीं पेड़ से ही सारा महुआ तोड़ लेती हो। माँ कहती है, वे रात भर गर्भ में रहते। जन्म का जब हो जाता है समय पूरा, खुद ब खुद धरती पर आ गिरते हैं। भोर ओस से भीगते हैं धरती पर, हम घर ले आते हैं उन्हें उठाकर। पेड़ जब गुजर रहा हो सारी रात प्रसव पीड़ा से, पेड़ जब गुजर रहा हो सारी रात प्रसव पीड़ा से, बताओ कैसे डाल हिला दें जोर से। बोलो कैसे तोड़ लें हम जबरन महुआ किसी पेड़ से। हम इंतजार करते हैं इसलिए कि उनसे प्यार करते हैं। ये है एक बहुत संवेदना से भरी हुई कविता। साथियों, ये संवेदना हमने धीरे धीरे भुला दी है अपनी बौद्धिकता में, अपनी तामसी वृत्ति में।
और अपने बड़े होने के संदर्भों में, तो ये संवेदना वापस आए, इस संवेदना का हम अवगाहन करें और इसको दुनिया, भारत में तो सही है, दुनिया के तमाम कोने कोने में हम पहुंचाएं। जो देश पेड़ों की संवेदना से, धरती की संवेदना से, पानी की संवेदना से जुड़ा रहा, आज वह देश कहाँ पहुंच गया है। और जब मनुष्य द्वारा ही हिंसक व्यवहार किया जा रहा है तो प्रकृति का क्या होगा, हमारी भावनाओं का क्या होगा, हमारे विचारों का क्या होगा। न सत्य बचेगा, न अहिंसा बचेगी, न मूल्य बचेंगी, न नैतिकता बचेगी। ये संकट इस दौर का मुझे लगता है सबसे बड़ा संकट है। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने निवेदित की। साथियों, रंगमंच से आप सब लोग जुड़े हुए हैं। रंगमंच से जुड़ा तभी जा सकता है जब हम समाज की अंदरूनी संवेदनाओं को, स्थितियों को ठीक से समझें और उनसे व्यवहार करें। अकेले रंगमंच से हम बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हालांकि रंगमंच एक समुच्चय में काम करता है। हमारी संवेदना का जो क्षरण हो रहा है उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। जो अन्याय हो रहा है, गणतंत्र की जो अवस्था है, आज़ादी का जो इस तरह का रूप बन रहा है, इसे भी रोकने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। बहुत सारे मित्र साहित्य में के संदर्भ में बात करते हैं, कलाओं के संदर्भ में बात करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपुल को कि उसने ऐसे सामाजिक सवाल को मेरे सामने रखा जिसके बारे में मैं स्वयं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता था। इधर मैं 2-3 दिन से सोचता रहा और इसीलिए आपसे कुछ बात कर पाया। मित्रों, ये आप समझिए कि भारतीयता की जो अवधारणा है वो एक मुखी नहीं है, अनेक मुखी है। हम अनेक तरह से भारतीयता की तलाश करते हैं, इसलिए भारतीयता के बारे में अंतिम कोई निर्णय हमारे द्वारा संभव नहीं है। मनोज को, उसके सभी साथियों को, रंगमंच से सभी जुड़े लोगों को और खासकर मंडप से जुड़े तमाम साथियों को मैं यहाँ स्मरण कर रहा हूँ। उनकी भूमिका को रेखांकित कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें जो रंगमंच देखा है, मुझे लगा कि समाज को बदलने की, राजनीति को बदलने की स्पृहा उनके पास है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनका आप यदि जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। विनोद मिश्रा पूछ रहे हैं कि महानगरीय, नगरीय और कस्बाई रंगमंच में जो नाट्य प्रयोग हो रहे हैं उन पे आपकी दृष्टि क्या है? मतलब क्या आप समग्र रूप से देख पाते हैं उसमें? देखिए, रंगमंच को हमने बहुत माध्यमों से पाया है। उसमें व्यावसायिक रंगमंच भी रहा है और गैर व्यावसायिक रंगमंच भी रहा है। मुझे याद आता है जब मैं पढ़ता था छोटी कक्षाओं में, तो मेलों में नौटंकी आया करती थी, 7-7 दिन तक चलती थी। थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके ये सब काम होते थे और उसकी धमक और पहुंच बहुत हुआ करती थी। अब शायद नौटंकी के अवसान का समय है। जहाँ तक कस्बाई रंगमंच और महानगरीय रंगमंच का सवाल है, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। कस्बाई रंगमंचों में तो लोग बहुत आते हैं, बहुत हिस्सेदारी करते हैं और यहाँ के लोगों की पहुंच बहुत दूर तक जाती है। महानगरीय रंगमंचों में तो मंडलियाँ बना ली जाती हैं और लोगों को बहुत कठिनाई से जोड़ा जाता है। ये दोनों में अंतर है।
इधर इन दोनों में एक और जो फ़र्क मैं महसूस कर रहा हूँ, वो फ़र्क ये है कि हमारी सत्ताएं और अन्य संस्थान इन्हें काफ़ी मदद कर रहे हैं और इससे रंगमंच भी चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो जानकार साथी हैं, जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें अपने तरह से भी कई प्रयोग करने चाहिए। हबीब तनवीर इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं हमारे साथ। हबीब तनवीर ने किसी सरकार या सत्ता से सहयोग न लेकर अपनी लोकल बोली यानी छत्तीसगढ़ी में रंगमंच किया है मित्रों, और ये रंगमंच उन्होंने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। और इसके लिए उन्होंने संघर्ष का सामना भी किया है और सत्ताओं का भी सामना किया है। तो रंगमंच को इन सब का सामना करना पड़ता है। ये दोनों खतरे में हैं, लेकिन रंगमंच से जुड़े लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि आपने रीवा का रंगमंच काफ़ी समय हो गया आपको देखते हुए, तो जो रीवा का पहले का नाटकों का रूप था, रंगमंच का रूप था, और जो अब इधर पिछले एक दशक से जो हो रहा होगा, एक दशक डेढ़, तो उन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मतलब स्तर के रूप में, कथ्य के रूप में, और टोटल उसकी जो रंग भाषा होती है उसके स्तर पर, दर्शकों के स्तर पे क्या आपको फ़र्क समझ में आता है? बहुत अच्छा ये प्रश्न उठा है। मैं 30-32 वर्षों से रीवा में हूँ और मैंने रीवा में हर तरह का रंगमंच देखा है। लेकिन इधर का जो रंगमंच, खासकर मंडप की मैं बात करूं, इप्टा ने भी किया है, प्रयास ने भी किया है, प्रयोग ने भी किया है, अन्य लोगों ने भी किया है रंगमंच, और हमारे छात्रों ने किया है, महाविद्यालयों में किया है। लेकिन इधर के रंगमंच ने बहुत सारी चीज़ों को विकसित किया है। कथ्य के रूप में भी विकसित किया है, प्रभाव के रूप में भी किया है। और मुझे एक बात ये लगती है कि जो हमारी जनता है, जनता अमूर्त नहीं होती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अन्य लोग हैं, इससे जुड़ने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। मैंने मंडप की बहुत सारी प्रस्तुतियाँ देखी हैं और इसमें मैंने ये अनुभव किया है। तो मुझे लगता है कि रंगमंच का काफ़ी विस्तार हुआ है और आगे भी इसकी बहुत संभावनाएं हमारे साथ हैं। अभी आप जो ये विस्तार की संभावनाएं देखते हैं रंगमंच में, चाहे तो मंडप को देख लें या जो पूरा रंगकर्म हो रहा है कस्बाई रंगमंच है, तो खास तौर पर रीवा के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं कि इसमें और क्या विस्तार होना चाहिए और क्या प्रगति होनी चाहिए जो अभी नहीं दिख रही है और आगे आगामी समय में आप चाहते हैं कि वो हो? मुझे लगता है कि विकास की संभावनाएं मैं इस संदर्भ में देख रहा हूँ कि पहले रंगमंच मात्र कस्बों में या छोटे नगरों में रहा करता था। मंडप के साथियों ने उस रंगमंच को गांव तक पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि दुर्भाग्य से मैं गांव का रंगमंच देख नहीं पाया हूं, लेकिन ये उसके विकास की एक बहुत बड़ी सूचना है और हमारी पहुंच के विस्तार का ये बहुत बड़ा मादा है जिसे हम देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी तो हमारा रंगमंच गांव तक पहुंचा है, अब इससे संबद्ध भी होगा, इससे जुड़ेगा जैसा पहले हुआ करता था। मुझे अपने छोटे दिनों की याद है कि हमारे गांव में भी नाटक मंडलियाँ, रामलीला मंडलियाँ आती थीं और उनको कुछ नहीं दिया जाता था, केवल खाने पीने की सामग्री और प्रकाश व्यवस्था और ये सारी चीज़ें की जाती थी और बड़े आराम से वो अपना रंगमंच करते थे, अपने नाटक करते थे, रामलीलाएँ करते थे। मुझे लगता है कि इस रंगमंच को हमें आंदोलन की तरह समर्पण के साथ गांव-गांव तक पहुंचाना है और इसका विस्तार करना है। पर मुझे एक बात जो समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कस्बाई रंगमंच है या ओवरऑल रंगमंच यदि देखा जाए भारत में आज की डेट पे, तो उसमें ये जो आंदोलन की प्रकृति थी वो काफ़ी हद तक घट गई है और व्यावसायिकता या जो समसामयिक मुद्दे हैं वो कम आ रहे हैं। आंदोलन की शक्ल वाले मुद्दे जो हैं वो कम आ रहे हैं। ये आपको ऐसा लगता है? यदि लगता है तो उसका क्या समाधान होना चाहिए? जरूर मुझे ऐसा लगता है
व्यावसायिकता का प्रवेश हमारे रंगमंच को क्षति पहुंचाएगा। इसलिए रंगमंच अपने आप खड़े हों, सरकार का थोड़ा बहुत सहयोग रहे, सत्ता का सहयोग रहे, इससे इनकार नहीं कर सकता, उसके लिए ज़रूरत है। पहले कितना रंगमंच मैंने देखा है अपने छुटपन से, जिसमें सरकारी सहयोग या सत्ताओं का कोई सहयोग नहीं होता था, केवल समाज सहयोग करता था और समाज के माध्यम से वो रंगमंच पहुंचता था। हालांकि वो उस तरह से आंदोलन धर्मी नहीं था, उसमें कहीं मनोरंजन की रूपरेखाएं भी थीं, लेकिन आज के रंगमंच को इन जो विकराल और विषम स्थितियां हमारे देश में हैं, हमारे समाज में फैली हुई हैं, इनके संदर्भ में गहराई से सोचना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मोहन राकेश के नाटकों का जो रंगमंच किया गया है, या सबसे बड़ा उदाहरण मैं लूँ तो हबीब तनवीर का रंगमंच है, या अन्य लोगों का जो रंगमंच है, जिन्होंने रंगमंच किया है, उन्होंने इसे आंदोलन धर्मी के रूप में फैलाया और विकसित किया। हालांकि सरकारी सहयोग या सत्ता का सहयोग इतना ज़्यादा नहीं था। अब तो और ज़रूरत है, हमारे सामने अंधेरा रोज रोज घिर रहा है, खतरनाक स्थितियाँ, बीभत्स स्थितियाँ रोज रोज बन रही हैं। उसका मुकाबला अकेले साहित्य नहीं कर सकता, अकेले कलाएं नहीं कर सकती, लेकिन रंगमंच में वो ताकत है, क्योंकि सारी विधाएं उसमें शामिल होती हैं। यदि हमारे रंगमंच के साथी समझदारी के साथ, अपनी वैचारिक परिणतियों के साथ और जनता के जुड़ाव के साथ रंगमंच करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम उनकी मानसिकता को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। वो परिवर्तन किस तरीके से लाएं? एक तो अच्छे नाटकों का चयन करना चाहिए, जिसमें जनता की समस्याएं, जनता की वास्तविकताएं और उनके, जैसे मैं उदाहरण लूँ कि इधर 1 वर्षों के दौर में नागरिकता के सवाल को लेकर के या कोरोना के सवाल को लेकर के जिस तरह से हम बाधित हुए हैं, जिस पीड़ाओं से हम गुजरे हैं, हमारे साथी 10-10, 12-12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और कितनी यातनाओं के साथ उन कस्बों नगरों से यात्रा करते हुए अपने गांव पहुंचे हैं। ये क्या छोटी घटनाएं हैं? ये स्मरणीय घटनाएं हैं, ये दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं, ये हमारे समाज को परिवर्तित कर देने वाली घटनाएं हैं कि जब हमारे पास कोई चारा नहीं है, लोग भूखे प्यासे नंगे पैदल चलते हुए साइकिलों में जिसके पास जो संसाधन मिला है उससे गांव तक पहुंचे हैं। भूख है, गरीबी है, प्यास की दिक्कत है। लोग बहुत सारे मित्रों को पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ की महिलाएं अभी भी 5-5 किलोमीटर से पानी अपने सर में ढो करके लाती हैं और अपने मवेशियों को और अपने लोगों को पिलाती हैं। छोटी घटना है, इन पर रंगमंच होना चाहिए। इस पानी की समस्या को लेकर कितने लोग भूखे हैं, ये जो भूमंडलीकरण ने जो चीज़ें पैदा कर दी हैं, एक जैसा भोजन हो गया है, एक जैसा खाना हो गया है, एक जैसी वेशभूषा बनाई जा रही है। अभी हमारे देश में बहुत विभिन्नता है, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं हैं। मैंने दक्षिण की यात्रा की थी, उससे मैंने अनुभव किया कि कैसे लोग जीते हैं। ये जो रंगमंच से जो आंदोलनकारी रूप जो घट रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो क्या ये माना जाए कि ये रंगमंच जो है वो जो खाँटी भारतीयता है उससे दूर होता समझ में आता है? देखिए, हम जिस दौर में है उसमें केवल खाँटी भारतीयता से हमारा काम नहीं चल सकता है। जो विदेशों में रंगमंच हो रहा है, जो विभिन्न लोगों ने रंगमंच किए हैं, उनको भी हमें अपनाना नहीं, मैं पड़ेगा। खाँटी भारतीयता से मेरा मतलब था कि जो भारत के जो
जो मूल समस्याएं हैं, जो आंदोलनकारी स्वरूप में रंगमंच का बोल रहा था, उन मूल समस्याओं को रंगमंच लेके क्या अब उतना नहीं आ रहा जितना पहले? हाँ, नहीं आ रहा है, उस तरह से नहीं आ रहा है। हम अंधा युग खेल रहे हैं, हम लहरों के राजहंस खेल रहे हैं, हम आषाढ़ का एक दिन खेल रहे हैं, हम हानूस खेल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जहाँ हैं जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। आपको पता होगा कि पहले हमारे पास नाटक नहीं हुआ करते थे। हम संस्कृत के नाटकों का या अनुदित नाटकों का या विदेश से अनुदित नाटकों का रंगमंच यहाँ करते थे। अब हमारे पास ऐसा नहीं कि नाटक नहीं है, नाटक पर्याप्त हो रहे हैं और धीरे धीरे इसके प्रति हमारे लेखकों का रुझान भी बढ़ रहा है। उन सबको हमें लेना चाहिए और नए नाटक भी लिखे जाने चाहिए और संवेदना के साथ, समझदारी के साथ, एक विजन के साथ उन्हें खेला जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनता भी इनसे जुड़ेगी और इनको इमदाद करेगी, इनको मदद करेगी। जनता की मदद के बगैर कोई बहुत बड़ा रंगमंच संभव नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ठीक है, तो आज समकालीन समाज और भारतीयता की तलाश और साथ साथ जो हमारा रंगमंच है, समकालीन रंगमंच, उसमें भारतीयता और उसके जो कुछ जुड़े हुए पहलू थे, उसमें उस विषय पर आपसे चर्चा हुई और मुझे आशा है कि लोग इस चर्चा को देख रहे होंगे और उन्होंने देखा होगा, कुछ उन्होंने इससे जाना भी होगा। और आप देख रहे थे प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी को, वरिष्ठ साहित्यकार, जो आज मंडप के मंच पर उपस्थित थे और आपसे रूबरू थे। और मैं मंडप परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप दो शब्द बोलना चाहें तो? मैं मंडप परिवार का बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए कहा, सुझाया, जिस विषय पर लोग प्रायः कम जाते हैं, क्योंकि राजनीति के धूम धड़ाके बहुत ज़्यादा हो गए हैं और राजनीति के माध्यम से ही सारी चीज़ें हाँकी जा रही हैं। प्रेमचंद ने भले कहा था कि जो साहित्य है वो समाज के आगे आगे चलने वाली मसाल है, लेकिन अब तो मसाल के रूप में राजनीति चल रही है। मित्रों, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसा हमारा समाज होता है वैसे ही शिक्षक होते हैं, वैसे ही साहित्य होता है, वैसे ही राजनीति होता है। इसलिए राजनीति को भर पूरा दोष नहीं दिया जा सकता है। समाज में परिवर्तन घटित होना बहुत ज़रूरी है और समाज में परिवर्तन तब घटित होगा जब हमारा चरित्र दोगला नहीं होगा, हम दोहरी बातें नहीं करेंगे, वाकई में उसको बदलना चाहेंगे, तभी संभव। सभी को बहुत बहुत स्नेह, नमस्कार और प्यार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मंडप के इस मंच पर आए और हम लोगों से इतनी सारी बातचीत की। धन्यवाद।